दोस्तों, हम लोग पॉक्सो एक्ट के सीरीज पे चल रहे हैं और इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट के ऑब्जेक्ट, पॉक्सो एक्ट के इंट्रो पार्ट पे डिस्कस किया। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को भी हम लोगों ने देखा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉक्सो एक्ट के आगे के प्रोविजंस, दैट मीन्स सेक्शन 3 से सेक्शन 12 आज हम लोग इस एपिसोड में डील करेंगे। दैट मीन्स चैप्टर 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट का। और ये जो चैप्टर है बेसिकली बताता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो एक अपराध माने जाएंगे पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ये जो एक्ट बना ये बेसिकली बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। यहां बच्चे का मतलब आप किसी भी जेंडर से ले सकते हो, मेल या फीमेल, क्योंकि अगर आपको समझना है तो देखो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस आईपीसी में भी है, लेकिन वो स्पेसिफिकली चाइल्ड के लिए नहीं है, तो इसलिए पॉक्सो एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले लोग डील करेंगे सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 बताता है क्या, किस अपराध के बारे में, किस ऑफेंस के बारे में, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को, और वो अपने पेनिस पेनिट्रेट कर रहा है बच्चे के वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में, या तो बच्चे के साथ कर रहा है या बच्चे को मजबूर कर रहा है इस कार्य के लिए, तो वो क्या अपराध घटित कर रहा है? वो कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये पहला। दूसरा सिचुएशन जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है तो वो ये है कि अगर व्यक्ति इंसर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या अपने शरीर का कोई भी अंग पेनिस को छोड़ के, और वो इंसर्ट कर रहा है बच्चे के एनस में, वाजाइना में, यूरेथ्रा में, या तो बच्चे को के साथ ऐसा कर रहा है या बच्चे को कंपेल कर रहा है कि वो उसके साथ करे या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ करे, तो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो सेक्शन 3 के अनुसार अपराध के लिए जिम्मेवार हो जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। तीसरा कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है या बच्चे के एनस, वाजाइना, यूरेथ्रा को मैनिपुलेट करता है ताकि उस मैनिपुलेशन से एक पेनिट्रेशन जनरेट हो बच्चे के वाजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, तो व्यक्ति करने वाला लायबल हो जाएगा फॉर ऑफेंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। चौथा कि अगर व्यक्ति अप्लाई करता है अपने माउथ को बच्चे के पेनिस में, या पेनिस भी इंक्लूड है, बच्चे के पेनिस में अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है व्यक्ति, या फिर वाजाइना में, एनस या यूरेथ्रा में, तो व्यक्ति लायबल हो जाएगा किस अपराध के लिए? सेक्शन 3 के अनुसार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस के लिए। तो ये जो तरीका है ये बताता है कि इन कार्यों से गठित होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 के अनुसार ऑफ द पॉक्सो एक्ट। और सेक्शन 4 में इसके सजा का प्रावधान है। तो व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार उसको सजा होगी। आप यहां लिखो, देखो लिखा हुआ है, उसको कारावास हो सकता है 7 वर्षों का कम से कम, या फिर आजीवन कारावास का भी सजा सुनाया जा सकता है, और साथ में फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 में बताया गया है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के डेफिनेशन को समझा, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये जनरल सिचुएशन में जनरल पब्लिक के द्वारा जब ऐसा कार्य होता है तब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के संज्ञा में वो कार्य आ जाता है। लेकिन अगर
बात हम लोग करें सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हम कहेंगे उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को जिसको किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके स्टाफ के द्वारा, या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर रिपीटेडली लगातार बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस के समय अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्चे के साथ तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। अगर बच्चे का उम्र 12 से कम है और उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो फिर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एग्रावेटेड फॉर्म में। तो कुछ परिस्थिति बताए गए हैं सेक्शन 5 में जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में। तो आप क्लाउज यू तक है, आप वहां देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बात। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मेरा लेक्चर को देखो ना तो अपने पास बेयर एक्ट कम से कम रख लो ताकि आपको भी एक वे पता चले कि आखिर बेयर एक्ट को हम कैसे पढ़ें। क्योंकि जब तक आप अच्छे से बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका को नहीं समझोगे तो आप प्रीलिम्स में किसी भी जुडिशियल एग्जाम का बात करें, किसी भी राज्य का बात करें तो आप अच्छा नंबर नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेयर एक्ट अपने पास रखिएगा। आते हैं मुद्दे पे, बात करते हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में। और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अपराध कर रहा है तो उसको सजा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होगा पॉक्सो एक्ट का, और वो सजा कितना होगा तो सजा होगा कारावास कम से कम 10 वर्ष का और अधिक से अधिक आजीवन कारावास हो सकता है और साथ में फाइन भी इंपोज किया जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कहता है सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। तो सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। बड़े ध्यान से लेक्चर को अंत तक देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सरल भाषा में बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात आसानी से बात समझ में भी आए। तो कहता है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ, किस इंटेंट के साथ स्पेसिफाई किया जा रहा है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड हियर मींस टू से बोथ मेल एंड फीमेल एंड चाइल्ड मींस टू से अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ चाइल्ड के बच्चे के पेनिस को, वजाइना को, यूरेथ्रा को, एनस को टच करता है तो वो क्या अपराध को गठित कर रहा है, वो कौन सा अपराध गठित कर रहा है तो वो कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ वो टच करता है तब बच्चे के वजाइना को, एनस को, पेनिस को, तो तब जाकर सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और व्यक्ति जो सेक्सुअल असॉल्ट करेगा उसको सजा होगी सेक्शन 8 के अनुसार, जो है 3 वर्षों का कम से कम और अधिक से अधिक 5 वर्षों का कारावास हो सकता है, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। और यही सेक्सुअल असॉल्ट कब एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब सेक्सुअल असॉल्ट किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उस बच्चे के साथ जिसका एज 18 से कम है, या उस बच्चे के साथ उस बच्चे के साथ जिसका एज 18 से कम नहीं 12 से कम है, या उस बच्चे के साथ जो प्रेग्नेंट है, या कोई पब्लिक सर्वेंट सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, या कोई सदस्य या मेंबर हॉस्पिटल का, या फिर कोई मेंबर या सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, या कोई रिलेटिव या कम्युनल वायलेंस या सेक्टेरियन वायलेंस के समय सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है तो ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट को कहते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। और इसका जो सजा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का वो अधिक है, जो है 5 वर्ष का कारावास कम से कम और अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास और सजा उसके साथ है फाइन भी सजा के रूप में। अब आगे बढ़िए, बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का कि सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट किसे कहेंगे। तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है ये समझिए। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ
कुछ ऐसा बोलता है या कुछ ऐसा कार्य करता है या अपने बॉडी पार्ट को एग्जिबिट करता है, ताकि वो जो बोला है, वो जो कुछ किया है, वो जो अपने बॉडी पार्ट को सेक्सुअल इंटेंट के साथ एग्जिबिट कर रहा है, वो बच्चा उस बात को जो वल्गर है नेचर सुन ले, जो कर रहा है, जो वल्गर है नेचर जो कार्य वो कर रहा है, जो वल्गर है नेचर वो कार्य को, उस कार्य से बच्चा प्रभावित हो, या जो अपने बॉडी पार्ट को एग्जिबिट कर रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ व्यक्ति, उसके उस बॉडी पार्ट को बच्चा देख ले, तो करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चे के साथ, उस बच्चे को सेक्सुअली हरास कर रहा है। एक परिस्थिति। दूसरा कि अगर बच्चे को नेकेड होने के लिए कंपेल कर रहा है करे व्यक्ति, तो क्या करेगा, क्या माना जाएगा, दैट मीन्स कि वो बच्चे को सेक्सुअली हरास कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध को वो कमिट कर रहा है। तीसरा कि अगर बच्चे को डराता है, धमकाता है कि वो इन्वॉल्व हो जाए किसी पोर्नोग्राफिक पर्पस में या किसी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो फिर व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो कौन सा ऑफेंस को गठित कर रहा है, वो व्यक्ति बच्चे को सेक्सुअली हरास कर रहा है, दैट मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध को कमिट कर रहा है। और वहीं अगर व्यक्ति बच्चे को फॉलो करता है, कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, वॉच करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड मोड के अकॉर्डिंग या डिजिटली सेक्सुअल इंटेंट के साथ, तो व्यक्ति करने वाला व्यक्ति ऐसा कार्य वो लायबल हो जाएगा फॉर सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब देखो यहां एक चीज नोट करो आप कि सेक्सुअल हरासमेंट तो हम लोग समझ गए। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट जो व्यक्ति कमिट करेगा उसको सजा कितना होगा। तो 12 के अनुसार उसको सजा होगा 3 वर्षों का कम से कम, और फाइन इंपोज कर सकता है उस पर। तो दोनों यहां पे कारावास होगा 3 वर्षों का, और उसके साथ फाइन भी उस पर जुर्माना के तौर पर लगाया जाएगा, मतलब दैट मींस फाइन उसको इंपोज किया जाएगा। तो ये तो हो गया 12 सेक्शन उसका पनिशमेंट के बारे में सेक्सुअल हरासमेंट का। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि यहां पे देखो सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है, और आईपीसी के सेक्शन 354A में भी सेक्सुअल हरासमेंट का जिक्र है। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट और आईपीसी के सेक्शन 354A के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल हरासमेंट है, दोनों में क्या फर्क है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमको अंतर बताओ, जरूर बताना। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया पॉक्सो एक्ट के ऑफेंस रिलेटेड प्रोविजंस पे। चैप्टर 2 को हम लोगों ने डील किया आज इस एपिसोड में पॉक्सो एक्ट का। हम लोगों ने सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक के प्रोविजंस को इन ब्रीफ समझा। मूल बात क्या है कि आपको यह समझना है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैसे होता है और यही कब कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड फॉर्म में, उसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट कैसे होता है और कब वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा सिंसियरली समझना है बात को, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको हुबहू एक बार आप अच्छे से पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेटली तो आपको याद हो जाएगा। अंततः दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है लॉ के संबंध में या आपको किसी भी मुद्दे पे मैटर पे कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टा और फेसबुक दोनों का जो लिंक है, वो फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और एपिसोड फर्स्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।